सपोज दैट ये एक साइकिल है, पहिया, जिसमें आपको दो भाग दिख रहे होंगे। यहाँ से शुरू होने वाला जो ग्रीन पार्ट है ये सब के सब क्या है, तो ये है ग्रोथ फेज या इंटर फेज, जिसकी तीन अवस्थाएं हमने बताया था, G1, S और G2। देखिए गौर से, ग्रीन वाला जो पार्ट है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक शुरू होता है कौन सा फेज, तो ग्रोथ फेज या इंटर फेज, जिसकी तीन अवस्थाएं होती है। तो कौन कौन अवस्था होती है, एक होता है G1, S और G2, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या होता है, तो G1 होता है, S होता है और G2 होता है। स्टूडेंट के हाईली डिमांड पर आज हमने लाया है सेल साइकिल का जितने भी फेज होते हैं, यानी जब एक कोशिका एक से दो बनती है या दो कोशिका में डिवाइड होती है तो उनके अंदर ऐसे कौन कौन से फंक्शन या फेज से होकर गुजरना पड़ता है, वो सारा फेज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो आइए शुरू करते हैं और धड़ल्ले से इस टॉपिक को चट करते हैं, समझते हैं पूरी कहानी को। तो देखिए सेल साइकिल जो होता है ये दो चरण में कंप्लीट होता है। कितने चरणों में, दो। एक होता है इंटरफेज, जिसको जी फेज भी कहा जाता है, या इसी को ग्रोथ फेज भी कहा जाता है, या इसी को हिंदी में अपन बोलते हैं वृद्धि अवस्था। और दूसरा जो होता है ना सबसे जरूरी चीज, उसका नाम है एम फेज। एम फेज बोले तो मल्टीप्लिकेशन फेज, मतलब विभाजन की अवस्था, तो इसको एम फेज बोलते हैं, नहीं तो इसी को विभाजन अवस्था भी बोलते हैं, ठीक ना। तो जो भी कोशिका हमारे शरीर में है, चाहे किसी भी जीव जंतु की कोशिका है, उनमें मुख्य रूप से यही सेल साइकिल में दो चीज़ें होती है। एक होता है इंटरफेज, जिसको जी फेज या ग्रोथ फेज या वृद्धि अवस्था कहते हैं। दूसरा था एम फेज, या जिसको विभाजन की अवस्था बोलते हैं। अगर हम बात करें इन दोनों के टाइमिंग की, तो सबसे ज़्यादा समय मतलब 95% टाइम कंज्यूम होता है केवल इंटरफेज में, मतलब ग्रोथ फेज में, और मात्र 5% टाइम लगता है किस में, तो ये एम फेज या विभाजन की अवस्था में। अगर हम मानव कोशिका की बात करें तो मानव शरीर की कोशिका एक से दो बनने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है, यानी हर 24 घंटे में एक से दो कोशिकाएं हमारे शरीर में बन जाती है। यानी बोल सकते हैं कि इंटरफेज की अवस्था मानव की कोशिका में 23 घंटे का होता है। कितने घंटे का, 23 घंटे का, और मात्र 1 घंटे में हमारे शरीर की कोशिका एक से दो बन जाती है। आई होप ये कहानी आपको समझ में आया होगा। अब हम इंटरफेज का मतलब क्या समझ पा रहे हैं, तो इंटरफेज का मतलब होता है ग्रोथ फेज। ग्रोथ का मतलब वृद्धि, मतलब जब कोशिका कोई नई बनी होगी तो ये बनने के तुरंत बाद तो विभाजन नहीं करेगी, पहले ये ग्रोथ करेगी, मतलब बड़ी होगी। तो जब ये आकार में बड़ी होती है ना, तब बड़ी होती है, ये अवस्था में परिवर्तन होता है इसमें। तो बड़ी होने की अवस्था जो होती है ना, यानी ग्रोथ होने की अवस्था जो होती है, उसी को बोलते हैं इंटरफेज, या हिंदी में इसको अंतरावस्था भी कहा जाता है। उसी तरह से जब ग्रोथ फेज से कोशिकाएं गुजरती है ना, तब फाइनली इसमें डिवीजन होता है, और इससे कितनी कोशिकाएं बन जाती है, दो छोटी छोटी कोशिकाएं बन जाती है। फिर ये प्रारंभिक कोशिका छोटी होती है, तो फिर इनमें आएगा इंटरफेज, छोटी छोटी कोशिका से बड़ी होगी, ये छोटी कोशिका से फिर बड़ी होगी, और बड़ी से फिर इसमें आएगा विभाजन की अवस्था, मतलब छोटी बड़ी, यानी इंटरफेज, मेटाफेज, इंटरफेज, ये एम फेज, मेटाफेज नहीं एम फेज, तो ये सारी चीज़ें होती है। अब हम बात करते हैं कि आखिर सेल साइकिल के अंदर जो पहला चरण होता है, जिसको इंटरफेज कह रहा है, इसकी कितनी अवस्थाएं होती है, क्योंकि ये भी अलग अलग अवस्थाओं में बटा होता है। तो अगर हम इंटरफेज या एम फेज की बात करें तो ये इंटरफेज मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में बटा होता है। कितनी अवस्था में, 3 अवस्था में। उससे पहले इसको हम हटाते हैं, तो ये 3 फेज की बात करते हैं। आप इस डायग्राम को भली भांति देख पा रहे होंगे, अगर आपका कैमरा सही होगा तो, मतलब आंख सही होगा तो। इस संरचना में हमने पूरे सेल साइकिल के पार्ट्स को समझाया बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ध्यान से देखिएगा। इसमें बहुत सारे आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहे होंगे, जिसको अलग अलग कलर से हमने दिखाया है। सपोज दैट ये एक साइकिल है, पहिया, जिसमें आपको दो भाग दिख रहे होंगे। यहाँ से शुरू होने वाला जो ग्रीन पार्ट है ये सब के सब क्या है, तो ये है ग्रोथ फेज या इंटर फेज, जिसकी 3 अवस्थाएं हमने बताया था, G1, S और G2। देखिए गौर से, ग्रीन वाला जो पार्ट है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक शुरू होता है कौन सा फेज, तो ग्रोथ फेज या इंटर फेज, जिसकी 3 अवस्थाएं होती है। तो कौन कौन अवस्था होती है, एक होता है G1, S और G2, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या होता है, तो G1 होता है, S होता है और G2 होता है, ठीक ना। उसके बाद जैसे ग्रोथ फेज से कोशिका निकलती है, मतलब कोशिकाओं का आकार जब बड़ा होता है तो उसमें होता है केक कटिंग, मतलब विभाजन यानी सेल डिवीजन। तो यहाँ से सेल डिवीजन की क्रिया शुरू होता है, ठीक ना। तो सेल डिवीजन को एम फेज हमने बोला था, विभाजन की अवस्था के जो मात्र 5% यानी 1 घंटे हमारे शरीर में टाइम लगता है, ठीक ना।
तो एम फेज या मल्टीप्लिकेशन वाला जो फेज है इसकी भी दो अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं? दो अवस्थाएं होती है। एक होता है काइरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। मतलब जब कोशिका बड़ी हो जाती है तो इसके केंद्रक में एक बार विभाजन होता है और एक बार इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव होता है उसमें विभाजन होता है। तो केंद्रक के विभाजन को अपन काइरियोकाइनेसिस कहते हैं और इसके अंदर जो कोशिका द्रव है उसके विभाजन की अवस्था को क्या बोलते हैं? तो साइटोकाइनेसिस। ठीक ना। यानी सोचिए खुद है कि कोशिका जब ये विभाजन होगी तो इसमें दो कोशिकाएं बनेगी, तो क्या इस कोशिका का केंद्रक नहीं होगा? क्या होगा? तो केंद्रक का विभाजन होगा तभी ना दो केंद्रक बनेगा। उसी तरह कोशिका द्रव का विभाजन होगा तभी तो इसके अंदर भी कोशिका द्रव आएगा। तो ये दो चीज़ें जो है ना, काइरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ये दोनों के दोनों एम फेज वाला भाग है। अब आइए समझते हैं सबसे पहले इंटरफेज में जो तीन अवस्थाएं हैं उनमें क्या क्या होता है। तो देखिए, इंटरफेज की शुरुआत होती है जीवन अवस्था से। अगर हम जीवन अवस्था की बात करें तो जीवन अवस्था किसके पहले है, किसके पहले और किसके बाद है? तो देखिए, जीवन अवस्था आता है एस के पहले। एस के पहले जीवन का मतलब होता है गैप 1, एस का मतलब होता है सिंथेसिस और G2 का मतलब गैप 2 होता है। ठीक ना। तो जीवन अवस्था कब आता है? एस के पहले, मतलब संश्लेषण या सिंथेसिस अवस्था के पहले क्या आता है? जीवन अवस्था। ठीक ना। और यहाँ पे बात करें एम की तो एम अवस्था के बाद क्या आता है? जीवन अवस्था। तो यह हमने लिखा है कि जीवन अवस्था जो है, जीवन, ये पूर्व संश्लेषी अवस्था है। मतलब एस को हम संश्लेषी बोलते हैं, मतलब सिंथेसिस बोलते हैं, तो इसके पूर्व ही तो पहले आ रहा है। ठीक ना। अच्छा, एक और चीज़ समझिएगा ना, तो इन दोनों में यानी सेल साइकिल का जो पीरियड है, ये दोनों, इनमें सबसे बड़ी अवस्था ये इंटरफेज होता है। लेकिन अगर इंटरफेज में तीनों की बात करें, जैसे G1, S और G2, तो सबसे बड़ा अवस्था एस के अंदर, मतलब इंटरफेज के अंदर कौन होता है? जीवन अवस्था होता है। मतलब जी फेज या इंटरफेज के अंदर सबसे बड़ी अवस्था कौन होता है? तो जीवन होता है। याद रखिएगा इस बात को। तो जीवन अवस्था किसके पहले आता है? तो जीवन अवस्था एस के पहले और एम के बाद आता है। मतलब एम अवस्था जब कंप्लीट होगा तो जीवन अवस्था होगा। ये आप क्लियर समझिएगा। यहाँ पर हमने लिखा है कि जीवन पूर्व संश्लेषी अवस्था है और पश्च विभाजन अवस्था है। यानी ये विभाजन की अवस्था थी तो इसके बाद ही ना ये होगा। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक जीवन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक ना। अगर हम बात करें तो इसमें साइटोप्लाज्मा और सेल ऑर्गेनिज्म बनते हैं। साइटोप्लाज्मा मतलब कोशिका द्रव की जो मात्रा होती है वो बनती है और इसमें जितने भी सेल ऑर्गन होते हैं, मतलब कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, गोल्जी अपरेटस, केंद्रक हो गया, या जो भी चीज़ें होती है वो सब डबल डबल होने लगते हैं। क्योंकि जब कोशिका बनेगी तो उनमें भी सब तो अंग मिलना चाहिए ना। तो ये पहला अवस्था में शुरू होता है, जीवन अवस्था में। ठीक ना। और ये सबसे बड़ी अवस्था होती है। अब जैसे ही जीवन अवस्था कंप्लीट होगी तो कोशिका किस अवस्था में जाएगी? तो एस अवस्था। एस का मतलब यहाँ पे संश्लेषण या सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस शब्द से क्या मतलब निकलता है कि यहाँ पे कुछ बनेगा। कुछ बनेगा तो क्या बनेगा? ध्यान से देखिएगा। तो एस अवस्था को हम क्या बोल सकते हैं कि ये जीवन के पूर्व अवस्था है, कि जीवन के बाद है। जीवन के बाद मतलब जब ये कंप्लीट होगा इसके बाद ना एस आएगा, ये वाला। एस के बाद मतलब एस जो है ये जीवन के बाद और G2 के पहले की अवस्था है। एस अवस्था जीवन के बाद और G2 के बाद की अवस्था है। ठीक ना। इस अवस्था में क्या होता है कि इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। किसका? हमने यहाँ पे लिखा भी है, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब प्रतिलिपिकरण होता है। यानी इस कोशिका के केंद्रक में जितने भी गुणसूत्र हैं उस गुणसूत्र में डीएनए जो है उस डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है, मतलब रेप्लिकेशन होता है। यानी रेप्लिकेशन मतलब फोटोकॉपी। सपोज डेट ये एक डीएनए है, इसी डीएनए का फोटोकॉपी बनेगा जिससे दो होंगे। दो क्यों? क्योंकि जब ये कोशिका डिवाइड होगी तो इसमें भी डीएनए होगा, इसमें भी डीएनए होगा, इसलिए डीएनए का प्रतिलिपिकरण यानी रेप्लिकेशन इस एस अवस्था में होता है। ठीक ना। अब देखिए, मानव के शरीर में डीएनए की लंबाई कितना होता है? 2.2 होता है। इतना मीटर लंबा डीएनए होता है। ठीक ना। तो इतना मीटर लंबा डीएनए होता है। इतना मीटर लंबे डीएनए को एक नहीं देखने वाली कोशिका में कैसे लिपटेंगे? इसके लिए किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक ऐसी छोटी कोशिका जो दिखाई नहीं देती है उसको हम कैसे कोशिका के अंदर डीएनए इतना लंबा लिपट सकते हैं? तो उसके लिए भी इसके अंदर जुगाड़ है। पता है क्या? इस अवस्था के अंदर एक ऐसे प्रोटीन का निर्माण होता है जिस प्रोटीन के ऊपर इतना लंबा डीएनए लिपट जाता है। ठीक ना। अगर इस टॉपिक को समझना चाहते हैं कि डीएनए कैसे इतना लंबा डीएनए एक छोटी सी कोशिका के अंदर लिपटा हुआ है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें पूरा हमने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह के डीएनए, इतना लंबा डीएनए इसके अंदर व्यवस्थित है कोशिका के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो नहीं दिखती है कोशिका उसके अंदर। फिलहाल अपने टॉपिक पर आते हैं, ये देख कर तो आप जाइएगा उधर। ठीक ना।
तो इस अवस्था में वही प्रोटीन का निर्माण होता है जिसके ऊपर इतना लंबा डीएनए लिपट जाएगा, ठीक ना। उस प्रोटीन का नाम है यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन। क्या नाम है? हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण यानी निर्माण होता है, ताकि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो उस प्रोटीन के ऊपर, मतलब हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ये अच्छे से लिपट जाए, ठीक ना। ये याद रखिएगा। तो इस अवस्था में प्रोटीन और डीएनए का क्या होता है? प्रोटीन का रेप्लिकेशन और डीएनए का संश्लेषण होता है, ठीक ना। तो जब अब इस अवस्था कंप्लीट हो ही गया है तो फाइनली जो इंटरफेज का लास्ट अवस्था है उसका नाम क्या है? G2, मतलब गैप 2। इसमें क्या होता है? अगर इसके नाम की बात करें तो ये किसके बाद आएगा? तो जैसे S कंप्लीट होगा तो G2 में आएगा, मतलब G2 S के बाद की अवस्था है और M के पहले की अवस्था है। यही चीज़ हमने लिखा है कि G2 जो है ये संश्लेषण के बाद की अवस्था है, पश्च मतलब बाद, और विभाजन के पूर्व की अवस्था है। इसमें भी प्रोटीन का निर्माण होता है। इसमें क्या निर्माण होता है? प्रोटीन। लेकिन ये प्रोटीन वो प्रोटीन नहीं है जो डीएनए को लिपटने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये प्रोटीन दूसरे कैटेगरी का है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने में योगदान देते हैं, ठीक ना। अब एक नया चीज़ आएगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? तो माइक्रोट्यूब्यूल्स एक ऐसा संरचना है जो प्रोटीन से बनता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है ना, इसको सूक्ष्म नलिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म नलिका। जब कोशिका 1 से 2 बनेगी तो इन कोशिकाओं को बांधने के लिए कोई ना कोई चाहिए ना। जैसे बैलून फुलाकर बीच से मोड़ते हैं तो बीचवा से बांधने के लिए कोई चाहिए ना, तबे ना 2 बैलून के हिस्से बनेंगे। तो इस बैलून के 2 हिस्से कब बनेंगे? जब इनके विभाजन के समय धागा बांधा जाएगा। तो धागा, वही धागा ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो प्रोटीन से बन रहा है। किस अवस्था में? G2 अवस्था में, ताकि कोशिका को बांध दिया जाए, इसके अंदर का मटेरियल बाहर नहीं निकले। तो G2 अवस्था S के बाद और M के पहले की अवस्था है। इसमें कोशिका विभाजन के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं। ये कोशिका विभाजन के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं और प्रोटीन का निर्माण होता है ताकि माइक्रोट्यूब्यूल्स बन सके। इसके बाद फाइनली आता है M अवस्था, मतलब विभाजन की अवस्था। मात्र 1 घंटे के लिए हमारे शरीर में और 5% समय इसमें लगता है लगभग। अब M अवस्था में 2 होता है, काइरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। इसमें थोड़ी सी सबसे बड़ी होती है काइरियोकाइनेसिस, क्योंकि इसके भी 4 फेजेस होते हैं। कितने? 4। एक होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और लास्ट टेलोफेज होता है। क्या होता है? टेलोफेज। तो काइरियोकाइनेसिस की 3 अवस्था है, प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, एनोफेज। अगर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो पहला जो प्रोफेज है इसकी भी 4 अवस्थाएं होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डाइकाइनेसिस। ये 4 अवस्थाएं होती है। तो आई होप आपको सेल साइकिल का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाएं विभाजन करती है।